हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सब टॉपिक है जिसका नाम है मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम आज समझने वाले हैं और देखते हैं कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसका अगर मोशन हो रहा है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो किस तरह से फ्लक्स चेंज होगा और किस तरह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखते हैं हम आज का। तो इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस कंडक्टर PQ जिसकी लेंथ L है, ठीक है, ये कंडक्टर है जिसका हमारी लेंथ L है और इसको हम V वेलोसिटी से इस तरह से मूव करा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन्स पे जो सारा फोर्स होगा वो हमें कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन को ये, ठीक है, तो ये हमारी जो डायरेक्शन किसकी दिखा रही है, पॉजिटिव चार्ज के लिए दिखा रही है। ठीक है, ये फिंगर जो है हमारी अंदर की तरफ वेलोसिटी वेक्टर और इस पे जो फोर्स है Fm ये, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अगर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ नीचे की सरफेस पर। ठीक है, इस तरह से बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो हम थंब रूल लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर और ये फोर्स, तो जितने अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इन पे फोर्स ऊपर लगना चाहिए, इसलिए सारे नेगेटिव चार्ज Q पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे और P पॉइंट हमारा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा P पॉइंट अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया और Q पॉइंट नेगेटिव चार्ज हो गया तो एक जो कंडक्टर है इसको मूव कराएंगे और ये हमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। किस तरह से, अगर हम बात करें यहाँ पर कितना इसमें Fe होगा, Fe इक्वल टू QE, ठीक है, QE, और यहाँ पर FM इक्वल टू QVP बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं Q पॉइंट पर इकट्ठे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो Q पॉइंट गेट नेगेटिवली चार्ज्ड एंड P पॉइंट गेट पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि दोनों फोर्स को यहाँ पर बैलेंस करना है। Fe इक्वल टू Fm। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ये कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हैं और दोनों फोर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होके चले जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखेंगे QE इक्वल टू QVP। ठीक है, तो Q से Q कट गया और हमें यहाँ पर इक्वल टू V। ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसकी वैल्यू। ठीक है, देखते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर जो V पोटेंशियल डिफरेंस है, V यहाँ पर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जो इसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से हमें प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने लगी है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव फील्ड इंड्यूस हो गई है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, V इक्वल टू V, जिसको हम स्मॉल ई बोल सकते हैं, E इंटू L। ठीक है, L यहाँ पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, L इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें यहाँ पर कैपिटल V लिख लेते हैं पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। V यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। मतलब ये जो कंडक्टर है एक तरह से बैटरी की तरह काम करने लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास जाएगी, इसमें हमें V इंटू B और L। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ रही है VBL। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू VBL। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें रिकॉल रखना है और ये ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमें कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी वेक्टर का जो वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हम बात करें किसी एंगल पर। ठीक,
इसको डिस्कशन को हम करते हैं, इसका एक केस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं इस तरह से। इस एल लेंथ पी क्यू कंडक्टर को हम वी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। तो इस केस में भी इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा इसमें, वी बी एल। ठीक है, वेलोसिटी हमें इस कंडक्टर की होगी। सेकंड केस इसका कुछ इस तरह से लग सकते हैं कि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और किसी एंगल पर वी वेक्टर है, किसी थीटा है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें यहाँ पर इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। यहाँ इसका क्या कंपोनेंट होगा, वी कॉस थीटा, और यहाँ पर इसका क्या कंपोनेंट होगा, दैट इज वी साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है और कौन सा वेक्टर इसको क्रॉस करते हुए निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थीटा एंगल पर हम लगा रहे हैं इस कंडक्टर को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा वो कौन सा वेक्टर होगा, ये वी साइन थीटा वाला। ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ भी जा सकता है, बाहर की तरफ भी जा सकता है, जो कि यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है। तो वी साइन थीटा कंपोनेंट, वी साइन थीटा कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर 1 हो जाएगा, इस वी साइन थीटा कंपोनेंट लेना है एंड बी एल ये। ठीक है, दिस विल बी वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो किस वेक्टर की वजह से यहाँ पर हमें फ्लक्स क्रॉस नहीं होगा, फील्ड क्रॉस नहीं होगी, दैट इज वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा एंड बी, इनकी वजह से हमें कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी ईएमएफ। ठीक, इसके बाद हम डिस्कशन लेने वाले हैं अपना रोटेशनल ईएमएफ का, जब किसी रॉड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम बना के देखते हैं इस तरह से इसको। गिवन टू डायग्राम्स वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस C2 लूप इन ईच केस। ठीक है, C1 और C2 दो लूप गिवन है। C1 में हमें करंट जो है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर किसी वायर में इस तरह से अगर करंट प्रोड्यूस हो रही हो तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है यहाँ पर इस तरह से, और किसी वायर में यहाँ पर अगर करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये साउथ पोल की तरह काम करता है। तो ये जो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये कैसे जा रही हैं, यहाँ से ये वायर यहाँ पर कॉइल यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ से साउथ पोल यहाँ पर एंटर हो रही हैं। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से यहाँ पर बाय यूजिंग द लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ यहाँ पर किस तरह से हमें अप्लाई करना है। लेंज लॉ इज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन coil such that it always opposes the cause of its projection। तो यहाँ पर हम आई को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके क्रॉस ये जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, इसके क्रॉस फील्ड लाइन अगर इंक्रीज होंगी तो इस वाले कॉइल में जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, इस कॉज का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई इंक्रीज कर रहा है, जिससे ये नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये जो C2 से C1 में आ रही हैं वो भी क्या पढ़नी चाहिए। तो इस बढ़ी हुई फील्ड को कम करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से फील्ड प्रोड्यूस करनी हो जो इसका अपोज करे। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इस बड़ी फील्ड लाइन अपोज करने के लिए यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या होगा कि ये वाला जो फील्ड है वो इस तरह से, ये इस तरह से फील्ड प्रोड्यूस करेगी कि इस फील्ड का ये अपोज करे। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि ये फील्ड लाइन्स इस तरह से रिवॉल्व हो रही हैं, तो ये फील्ड जा रही है, इस फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसके अपोजिट में फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, जब इस तरह से इंड्यूस हमें करंट हम फ्लो करेंगे तब यहाँ पर ये हमें बी इंड्यूस्ड इस तरह से होगा। दैट क्लियर। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है, आई वैल्यू को हम यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं इन C1 कॉइल में, C1 कॉइल में डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही हैं, धीमे धीमे कम हो रही हैं, और इस बढ़ी हुई फील्ड लाइन्स को कम करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, फील्ड को ये इंक्रीज करेगा। फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू इस पर एंटी क्लॉकवाइज होगी इस तरह से। ये कौन सा है, ये बी इंड्यूस्ड।
तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हियर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी हियर एंटी क्लॉकवाइज. So hope you understand very well. तो फिर से दोनों केसों को समझ लेते हैं. करंट कॉइल C1 में इसका एक बेसिक शॉर्टकट है कि अगर हम इसको बढ़ा दें, ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, रिपेल होने चाहिए. ठीक है, अगर हम यहाँ पर I को इंक्रीज कर दें जिससे फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ये साउथ पोल है, साउथ पोल है तो यहाँ पर ये क्या होना है, रिपल्सन. यहाँ पर रिपल्सन के लिए ये साउथ पोल और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल. यहाँ पर ये नॉर्थ पोल के लिए वैल्यू यहाँ पर इस तरह से होगी. ठीक है, और ये बी इंड्यूस हमें इस तरह से मिलेगा. ये बी इंड्यूस जब इस तरह से मिलेगा हमें, नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा तो ये इस बी का अपोज करेगा. ठीक है, यहाँ पर बी इंड्यूस की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है क्योंकि हमें फ्लक्स यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कम हो रही है. तो इसको बढ़ाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, एक इसमें फ्लक्स बढ़ जाए. ठीक है, इस डिक्रीज को कंपनसेट करने के लिए. ओके, तो इस तरह से अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक रॉड है एल लेंथ का जो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है इस तरह से. तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा. यस, अगर हम बात करें इस एंड की वेलोसिटी ये जा रही है, तो ये एंड की जो वेलोसिटी है, अगर ये ओमेगा वेलोसिटी रोटेट कर रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बिल्कुल. तो हम बात करें यहाँ पर हमें इसका डेरिवेशन करना है कि इसकी एंड्स के बीच में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा. इसको हम सेम केस इस तरह से लिख सकते हैं. इस तरह से हम इसको अगर रोटेट कर दें इस एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर और इसके एंड्स के बीच में 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर इतनी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस हो जाती है. तो हम यहाँ पर बात करें कि हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा डी एक्स विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने डी एक्स पार्ट स्मॉल एलिमेंट ले लिया. अब इसकी वेलोसिटी हम लेंगे, इसकी वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी, दैट इज ओमेगा एक्स. ओमेगा एक्स वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी लेंगे और ये स्मॉल एलिमेंट क्या है, अब यहाँ पर इसको चला जा रहा है. अब इसको हम पिछले वाले केस की तरह एक स्ट्रेट कंडक्टर मान सकते हैं. ठीक है, तो v वेलोसिटी से ये चला जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसका जो छोटा सा डी ई होगा वो कितना होगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, दैट इज बी v और l, इसकी लेंथ कितना है dx. ठीक है, induced EMF ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. छोटा सा एलिमेंट है, इतनी छोटी सी फील्ड इंड्यूस करेगा, छोटा सा EMF इंड्यूस करेगा. अब हमें पूरा इसको इंटीग्रेट करना है. इंड्यूस्ड EMF इसके एंड्स के बीच में दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होल. अब ये जो लेंथ है यहाँ पर 0 से लेके L तक चेंज हो रही है, तो हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इट विल बी 0 to L BV dx. ठीक है, v की वैल्यू यहाँ से रखेंगे ओमेगा एक्स, b बाहर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा x dx और इसका इंटीग्रेशन 0 से L के लिए दैट इज L²/2. तो इसको हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टिंग रॉड. ठीक है, कोई कंडक्टिंग रॉड हो इस तरह से अगर रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एंड्स के बीच में अगर बात करें सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस, अगर ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर सकती है, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, दैट इज 0 between the ends of the circumference. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करें कितना इंड्यूस होगा, 0. ठीक है, तो ये जो हमें
इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक के लिए मिलेगी, सेंटर से लेके एंड तक के लिए। इंड्यूस ईएमएफ विल बी बिटवीन सेंटर टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और इससे पहले जो हमें वैल्यू मिली थी दैट इज ए इक्वल टू वी बी एल, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, समझ लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास फाई का एक फॉर्मूला था बी इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें एरिया की, क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया की अगर बात करें तो एरिया ऑफ ओ पी क्यू विल बी 1/2 ओ पी इंटू पी क्यू। तो ओ पी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 ओ पी कितना है एल, और पी क्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आर की वैल्यू क्या होती है, एंगल इंटू रेडियस, तो इसकी वैल्यू जाएगी एल इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/2 एल स्क्वायर थीटा, ये हमें वैल्यू मिल गई यहाँ पर इसके एरिया की, कितना इसका एरिया मिल रहा है ओ पी क्यू का, ठीक। तो इस एरिया की हमें बात करना है, और यहाँ से हमने फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, बाय अप्लाइंग फैराडेज फर्स्ट लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इस नाम दिया इंड्यूस ईएमएफ का। तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। डी फाई बाई डी टी की बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जाएगी डी फाई, यहाँ पर कितना है, ये वैल्यू पुट कर देंगे बी, और ये वैल्यू है 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा ऑन डी टी। तो यहाँ से ये बी और एल यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 1/2 बी एल स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। इट विल बी 1/2 बी एल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ही केस में सेम रेट मिल रहा है। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ रही है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन सेंटर टू द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सेंटर से लेके एंड ऑफ द कंडक्टर के बीच में जो वैल्यू मिल रही है इंड्यूस ईएमएफ की, ठीक है, 1/2 पी ओमेगा एल स्क्वायर। यही सेम केस की हम बात करें, किसी रॉड को हम घुमा रहे हैं या हम यहाँ पर किसी डिस्क को अगर घुमा रहे हैं, ठीक है, तो इसके सेंटर से लेके हमें सर्कमफेरेंस के बीच में इतना इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये याद रखना कि सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा, तो दोनों वैल्यू यहाँ से यहाँ, ठीक है। पॉइंट ए और बी के बीच की बात करें तो पॉइंट ए और बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इट विल बी 0, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 या इंड्यूस ईएमएफ 0, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन देखो, इसका जो किसी तो
है।